होता हुआ यहाँ आया है। अभी मीटिंग की कार्यवाही शुरू की जा रही है। आपको मालूम है वर्तमान में जो हमारा निगम प्रबंधन है, विशेष रूप से जो सीएमडी साहब हैं, आम कर्मचारी जो वाजिब हकों की मांग करते हैं, वाजिब समस्याओं को उनके सामने उठाते हैं, उनके लगातार एक्शन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अधिकारी जो भारी करप्शन में शामिल हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है लगातार। और यूनियन और एसोसिएशन लगातार इन मांगों को उठाती जा रही है प्रमुखता के साथ। इससे रुष्ट होकर सीएमडी साहब ने अभी पिछली 7 तारीख को हमारे 3 पदाधिकारियों का दूर दराज ट्रांसफर किया है। और उससे पहले जो हमारे प्रदेश के जनसंपर्क सचिव हैं, जिनकी नौकरी अनुबंध पर थी वैशाली नगर में, 17 जून को उनको भी अनुबंध समाप्त उनका किया गया है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इन सारी स्थितियों के खिलाफ में एक संवादहीनता की जो स्थिति कर रखी है, सीएमडी साहब किसी भी यूनियन से नहीं मिलना चाहते। यूनियन को समय दे देते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, वो समय टाल देते हैं। तो ये सारी सवालों को लेकर आज का विरोध प्रदर्शन था। अब मैं आपके सामने जो हमारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं कॉमरेड एमएल यादव, उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और आपको संबोधित करें। कॉमरेड यादव साहब। राम जी। साथियों, आज राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक की तरफ से बैठ जाओ। साथियों, आज 14 जुलाई को आज हम यहाँ राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक की तरफ से एक प्रदर्शन लेकर के आए हैं। इस प्रदर्शन को आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन का पूरा समर्थन है। तो इस तरह से आज की ये रैली आज एटक और एसोसिएशन दोनों की तरफ से आज आयोजित कर रहे हैं। आज के इस प्रदर्शन को हमने बहुत कम समय में आयोजित किया है। पूरे राजस्थान के लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, समय नहीं था इतना तैयारी करने का, और जल्दी से जल्दी करना चाहते थे, इसलिए सिर्फ 2 या 3 दिन की तैयारी के अंदर आज ये प्रदर्शन यहाँ पर आज हम लोग आयोजित कर पाए हैं। आप सब लोग जो इस प्रदर्शन के अंदर आए हो, इतनी गर्मी के बावजूद मैं आप सबके इसके हौसले का अभिनंदन करते हुए मैं आपको इस तरह से आपको लाल सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हो। आज क्या जरूरत पड़ गई आज इसको प्रदर्शन को हमको आयोजित करने की? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि हमको ये प्रदर्शन तात्कालिक रूप के अंदर यहाँ पर आयोजित करना पड़ा? आप जानते हो पिछले साल रोडवेज के सभी संगठनों का संयुक्त मोर्चा, एटक सहित 6 संगठनों का संयुक्त मोर्चा था, हम एक आंदोलन चला रहे थे। हमारा 7वें वेतन आयोग लगाने के लिए रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाया जो 5 साल के भुगतान थे, 5000 के, उनके बकाया भुगतान करने के लिए, और दूसरी बसें हो, नई नियुक्ति हो, ये सारी बातों को लेकर आंदोलन चला रहे थे। पिछले आंदोलन के बाद 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी के स्तर के ऊपर जब बातचीत हुई हम लोगों की, तो एक रास्ता निकला कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लोगों का 5000 का जो 5 साल से जो करीब 5000 लोगों को ग्रेच्युटी और दूसरे कुछ भुगतान थे, वो भुगतान करने का रास्ता निकला। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि जल्दी रोडवेज के अंदर और कुछ और जगह पर जहां पर 7वां वेतन आयोग नहीं लगाए, वे जल्दी फैसला करेंगे। और बजट के अंदर घोषणा हुई और वो 7वां वेतन आयोग भी लागू हो गया और पेंशन भी रिवाइज हो गई। वो लड़ाई अपनी जगह थी। उस लड़ाई के बाद यूनियन ने फैसला किया
कि भाई वो बड़ी लड़ाई तो एक तरीके से अभी शिथिल हो गई है, आगे देखेंगे उसको और आगे बढ़ाने के लिए। पर रोडवेज में कर्मचारी जो अलग अलग वर्ग के कर्मचारी हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कार्य की स्थितियों में काम करते हैं, उनकी समस्याओं का निदान भी तो होना चाहिए ना। खाली 7वां वेतन आयोग और खाली कर्मचारियों का, रिटायर कर्मचारियों का भुगतान होने मात्र से तो काम नहीं चलेगा। तो ये विचार किया गया कि आगे और कौन से सवालों को हम लोग उठाएं। तो देखो, रिटायर्ड कर्मचारियों का जो भुगतान हुआ वो खाली ग्रेच्युटी का हुआ, 5वें 6वें वेतन आयोग का हुआ और उनकी बकाया छुट्टी थी उनका हुआ। बाकी उनके नाइट ओवर टाइम, ग्रेच्युटी वगैरह उनका भुगतान तो अभी तक नहीं हुआ। जीएच का भुगतान नहीं हुआ, वो भी करोड़ों का भुगतान बकाया है, कोई 2-4 लाख का भुगतान नहीं है। उस भुगतान को करने की तरफ अभी कोई तैयारी नहीं है रोडवेज की। हमने इनको कहा भाई तुम पहले हिसाब तो तैयार कर लो, एक एक कर्मचारी का कितना ओवर टाइम है, कितना जीएच है, कितना रेस्ट है, भुगतान की बात बाद में हो जाएगी, हिसाब तो पता लगे। तो हिसाब तैयार करने को भी वो तैयार नहीं है, हिसाब भी नहीं बनाना चाहते। और जब कोई आरटीआई की एप्लीकेशन के तहत सूचना मांगता है तो कहते हैं अभी तक हमारी सूचना तैयार नहीं हुई है। ये निर्देश दे रखे किसी को आरटीआई के तहत सूचना भी देना बंद कर दिया ताकि किसी कर्मचारी को ये पता नहीं लगे उसका कितना भुगतान है। जहाँ तक हमारे और कर्मचारियों का एक सवाल सबसे बड़ा ये था, यूनियन 36 साल से पहले, 36 महीने नहीं कह रहा हूँ, 36 साल पहले एक लड़ाई शुरू करी यूनियन ने कानूनी रूप से कि हमारा ड्राइवर और कंडक्टर साथी जो है, जो बस चलाता है 24 घंटे, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में रूट पे कहाँ रहता है, कभी कहाँ रहता है, उसको जो पहले नाइट आउट अलाउंस मिलता था वो नाम मात्र का नाइट आउट अलाउंस मिलता था। इसलिए कहा भाई टीए रूल्स के अंदर जो डीए के बराबर ये नाइट आउट अलाउंस होना चाहिए और भविष्य में जैसे जैसे डीए का बढ़ेगा वैसे ऑटोमेटिकली ये बढ़ता रहना चाहिए। उस लड़ाई को लड़ते लड़ते 1997 में लेबर कोर्ट से हम जीते। रोडवेज के अंदर सिंगल बेंच में हाई कोर्ट में गई, डिवीजन बेंच में हाई कोर्ट में गई, वहां हारी। सुप्रीम कोर्ट में रोडवेज गई, 2016 में सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई रोडवेज। उसके बाद तो कुछ नहीं बचा था, उस फैसले को लागू करना चाहिए था किंतु लागू नहीं किया। हमको फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2020 में आदेश किए उसके तहत इन्होंने नवंबर 2020 के अंदर आदेश तो निकाल दिया एक, और ये कर दिया आगे के लिए तो इसको लागू करते हैं। किंतु पिछले के लिए क्या कर दिया, नीचे एक लाइन डाल दी कि हर ड्राइवर कंडक्टर अपना क्लेम खुद प्रस्तुत करेगा। अरे ड्राइवर कंडक्टर के पास रिकॉर्ड है क्या? रिकॉर्ड तो आपके पास होता है, कौन कब का नाइट करी के लिए कितना भुगतान दिया, कितना देना है। पर जो कि देना नहीं चाहते थे तो 23 साल का, यानी 1997 से और 2011 तक का 23 साल का भुगतान इसको खा जाना चाहते थे। ये किया नहीं, इसलिए नहीं किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया 12 अप्रैल 2021 को कि 4 महीने में भुगतान करो और किसी से कोई एप्लीकेशन मांगने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड तुम्हारे पास खुद मौजूद है। तो 4 महीने का अगस्त में पूरा 2021 में अगस्त हो गया, कोई आदेश तो जारी कर दिया, भुगतान नहीं हुआ। 1 साल होने को आया तब भी किसी को भुगतान करने की कार्रवाई नहीं हुई। तो यूनियन को मजबूरन 1 साल के अंदर अंदर कंटेम्प्ट लगाना पड़ता है। हमने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसकी पहली सुनवाई अभी 25 तारीख को होगी, इसी महीने की 25 तारीख को होने वाली है। वो मजबूरी में लगाना पड़ा। अब इस कंटेम्प्ट पिटीशन से लगते ही, डिस्टर्ब मत करो बातों में, कंटेम्प्ट पिटीशन लगने के बाद हमारे सीएनडी साहब आग बबूला हो गए। आप समझ रहे ना आग बबूला होने का मतलब क्या होता है? गुस्से में आ गए, कैसे कंटेम्प्ट लगा दिया यूनियन ने मेरे खिलाफ। इतने बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, उनको ये लगा मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट लगा दिया यूनियन ने, तो इसका परिणाम क्या होता है? यूनियन ने उससे टाइम मांग रखा था बातचीत करने के लिए, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दोनों के भुगतान करने की मांगों को और दूसरे मांगों के सवाल को लेके। तो 6 जून को हमने उनसे टाइम मांगा, तो 8 जून का उन्होंने टाइम तय किया कि भाई 8 जून को टाइम देंगे आपको। तो 2 दिन पहले टाइम तय हो गया। 8 जून को हम लोग गए अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के, तो देर से आए, थोड़ा कहीं हॉस्पिटल वगैरह चले गए, तो कोई बात नहीं, हो जाता है काम किसी को। आने के बाद कहते हैं अभी बुलाएंगे, अभी बात करेंगे। और थोड़ी देर बाद 2 घंटे पूरे होने के बाद और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को कहते हैं ये वही यूनियन है ना जिसने मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट लगाया है। तो उनने कहा, प्राइवेट सेक्रेटरी सच ही बोलता है, झूठ क्यों बोलता है बेचारा हो? उसने कहा हाँ साहब ये है तो वही यूनियन एटक ही है जिसने कंटेम्प्ट लगाया है। तो भाई इन्हें कह दो कि जब मेरे खिलाफ आपने कंटेम्प्ट ही लगा दिया तो मैं अब क्या बात करूं आपसे? मैं बात नहीं करना चाहता।
जो 2 दिन पहले से टाइम तय था वो इस वजह से तय उसको मना कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ ड्राइवर कंडक्टर भी आए हैं ना, आए हो ना? अगर हम कंटेम्प्ट नहीं लगाते तो 36 साल से जिस लड़ाई को हमने जीता वो लड़ाई तो खत्म हो जाती, जीती हुई लड़ाई हार जाते। तो क्या मजदूरों के साथ धोखा कर देते क्या? हम धोखा कर देते क्या? तो हम एटक ने आज तक कभी मजदूरों के साथ धोखा नहीं किया, इसलिए हम धोखा तो कर ही नहीं सकते थे। हमने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट लगाया और हमने ये भी कहा कि ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट है, अगर कानून अगर इजाजत दे कानून में कोई और भी कोई इंटरनेशनल कोर्ट भी हो कहीं जाना पड़े तो एटक इंटरनेशनल कोर्ट में जाने से भी पीछे नहीं हटेगी मजदूरों के लिए। तो उसको लेकर के ये हो गई। अब उस पर सोशल मीडिया पर जब ये सवाल चलने लगे तो इनके कुछ भू लगे लोग हैं। अब भू लगे लोग का मतलब तो समझते हो ना, मैं बड़ी सभ्य भाषा में बोल रहा हूँ। अब भाई वो शब्द मैं नहीं कह सकता जो आप बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कुछ भू लगे लोग हैं या हेड ऑफिस में बैठते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं जब आते हैं, जब गेट पे खड़े हो जाते हैं, साहब आ रहे हैं तो साहब के हाथ जोड़ के खड़े होकर झुक के सलाम करना, साहब अंदर जा रहे हैं। जब निकलते हैं तो साहब तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, गाड़ी तक छोड़ने आएंगे दरवाजा। ऐसे कुछ भू लगे लोग हैं। तो इनकी पढ़ाई शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत बढ़िया है सीएमडी साहब। ऐसा सीएमडी आज तक रोडवेज के अंदर नहीं आया। अरे भाई रोडवेज तो संसार से चल रही है, ऐसा मत कहो। ऐसा सीएमडी ऐसे बढ़िया बढ़िया अफसर आकर के गए हैं जिनके बोला साहब इसके 7वां वेतन आयोग लगा दिया। ये टोटली गलत प्रचार है। 7वां वेतन आयोग लगा, इनकी भरोसे नहीं लगा। रिटायर्ड कर्मचारी को पेमेंट हुआ, इनकी भरोसे नहीं हुआ। ये तो राजस्थान सरकार का फैसला जब हुआ, केंद्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई, उसके बाद सरकार ने रास्ता निकाला है, तब जाकर के ये हुआ है। उसकी इनको क्रेडिट देते हैं, चलो दो, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे को सवाल आते हैं कि वो जब सोशल मीडिया पर चला मामला तो हमारे प्रदेश जनसंपर्क सचिव नारायण सिंह जी है, आप जो भी सोशल मीडिया पे ग्रुप में जुड़े हुए पढ़ते रहते होंगे, ये रोडवेज के हित की और कर्मचारियों की हित की बातें खूब लिखते रहते हैं, चाहे वो सीएमडी के खिलाफ लिखना हो चाहे फिर किसी और अधिकारी के खिलाफ। ये मजदूर के प्रतिनिधि हैं तो मजदूर की बात करेंगे। तो इन्होंने बड़ी सभ्य भाषा में कुछ बातें ऐसी लिख दी, तो वही मर्जीदान जो लोग हैं इनके खास, देखो साहब नारायण सिंह ने आपके खिलाफ ऐसा ऐसा लिख दिया, अच्छा इस नारायण सिंह को हटा दो, नौकरी से हटा दो। तो नारायण सिंह तो रिटायर्ड आदमी है, अनुबंध पे लगा रखा था, इनकी जरूरत उनको थी तो इनका अनुबंध समाप्त कर दिया। ये अपने प्रदेश के नेता हैं, पहला हमला इनके ऊपर किया। आगे चल करके और अभी हमले आए, उन हमलों में हमने देखा हमारे 3 प्रदेश के पदाधिकारियों को इन्होंने दूर दराज स्थानों पर ट्रांसफर किया है। कौन कौन लोग हैं वो? अलवर जफर इकबाल, आर्टिजन ग्रेड फर्स्ट, मैकेनिक ग्रेड फर्स्ट, हमारी यूनियन का संगठन सचिव है प्रदेश का, बहुत बढ़िया कार्य करता है। अलवर के लोग जानते हैं, दूसरी जगह सब लोग जानते हैं। उसको अलवर से बीकानेर ट्रांसफर किया, बीकानेर। डीलक्स डिपो जयपुर, रणवीर सिंह मैकेनिक ग्रेड फर्स्ट है, वो प्रदेश सचिव है यूनियन का, उसको ट्रांसफर किया है डीलक्स डिपो से उदयपुर डिपो के अंदर। झुंझुनू में राकेश पुनिया, वो परिचालक है, मुख्य संगठन सचिव है यूनियन के, उनको झुंझुनू से बांसवाड़ा ट्रांसफर किया है। और आदेशों में क्या लिखा है? प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर किया जाता है, प्रशासनिक कारणों से। तो मानते हैं ट्रांसफर होते रहते हैं, ट्रांसफर तो पार्ट ऑफ द सर्विस है, ट्रांसफर का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाते हम लोग। पर इनके ट्रांसफर हमने पता किया भाई क्या प्रशासनिक कारण है, क्या गलती कर दी इन्होंने, जो प्रशासनिक कारण से तो ट्रांसफर किसी के खिलाफ शिकायत होती है, गंभीर बड़ी शिकायत होती है तभी ट्रांसफर होता है। तो इनके खिलाफ क्या कोई शिकायत नहीं। उनके चीफ मैनेजर से पूछा आपने कोई शिकायत की? साहब हमने कोई शिकायत नहीं की, बहुत बढ़िया काम करने वाले लोग हैं, हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, हमें तो खुद तकलीफ हो रही है इनके ट्रांसफर से, इनके ट्रांसफर कैसे हुए? कोई नहीं। हमने देखा सीनियरिटी लिस्ट में, वो डिपो की सीनियरिटी लिस्ट में न तो सीनियर मोस्ट आते हैं न जूनियर मोस्ट आते हैं, तो वो भी जरूरी नहीं भाई कहीं कम करने हैं तो इसलिए जूनियर को भेज दिया, सीनियर को भेज दिया, वो भी कोई कारण नहीं। तो क्या प्रशासनिक कारण हुआ? कोई प्रशासनिक कारण बनता ही नहीं है। तो भाई नाम ले लिया खाली प्रशासनिक कारण। और जब आगे बात आई तो वही इनके मर्जीदान लोग, मुंह लगे हुए लोग जो इनको रोज नमस्कार करते हैं, उनने खबर फैलाई नीचे, ये खबर फैलाई ये इनके ट्रांसफर इसलिए हुए हैं कि इस एटक यूनियन ने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई है सीएमडी साहब के खिलाफ, कोर्ट में खड़ा किया है। और अभी तो और ट्रांसफर होंगे,
ये खबर उनके मर्जीदान लोग फैला रहे। अरे भाई हमको पता नहीं, कई अधिकारियों को पता नहीं इनके ट्रांसफर क्यों हो गए और मर्जीदान लोगों को पता है। तो इससे साफ बात हो गई, ये ट्रांसफर इनको हमला है, ये एटक पर हमला है, ये मजदूरों पर हमला है। जो मजदूरों की बात को उठाने वाले कर्मचारी नेताओं को इनके जवान चुप कर दो, इनको डरा करके, इनको काम मत करने दो, ये घबरा के कर जाएंगे। जब बैठ जाएंगे तो आवाज कोई उठाने वाला नहीं रहेगा, जब कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा तो कि समस्या का हल नहीं हो सकता। ये सोची समझी साजिश है एटक की तरफ और हमला करने की साजिश है इस तरीके की। तो आप बताइए भाई, इस साजिश को बर्दाश्त किया जाए क्या, या मुकाबला किया जाए? तो ये मुकाबला करने के लिए आज की तात्कालिक प्रदर्शन ने किया है। और दूसरे सवाल आपको बताते हैं, ये भी नोट किया गया, भ्रष्टाचार को, अधिकारियों के भ्रष्टाचार को पनपाया जा रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है और कर्मचारियों पर डंडा चलाया जा रहा है। अब आप कहेंगे साहब ये जनरल बात कह रहे हो, मैं केवल कुछ नमूने आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे दिमाग की उपज नहीं कह रहा, ये रोडवेज के रिकॉर्ड पर मौजूद है, वो मैं कह रहा हूँ आपको। एक अधिकारी एंटी करप्शन में पकड़ा जाता है, एक कर्मचारी से रिश्वत लेते हुए, और पकड़े जाने के बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। भाई सस्पेंड करते ही करते हैं जब एंटी करप्शन पकड़ते हैं तो बाद में एंटी करप्शन जांच करके नतीजे पर पहुंचती है, आरोप बनता है या नहीं बनता है। अगर आरोप बनता पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ चालान पेश करने के लिए वो उस विभाग के संस्थान के मुखिया से परमिशन मांगते हैं, ये कानून बना हुआ है। तो उस अधिकारी के मामले में एंटी करप्शन ने परमिशन मांगी, भाई इसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो रहा है, चालान पेश करना है कोर्ट के अंदर, इसको मुकदमा चलेगा इसके खिलाफ, परमिशन दो। तो हमारे ये सीएमडी साहब इन्होंने ये कह के मना कर दिया, इस पर कोई आरोप नहीं बनता है, खुद जज बन गए और परमिशन देने से मना कर दिया और उस अधिकारी को पूरी तनख्वाह के साथ बहाल करके और बहाल कर दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार को संरक्षण है या नहीं है? आज तक हमने देखा नहीं कभी कि किसी अधिकारी को इस तरीके से एंटी करप्शन में पकड़े गए को इस तरह की क्लीन चिट खुद रोडवेज के स्तर पर दे दी गई हो, और जबकि एक और मामला तिजारा का है। तिजारा का एक वर्कशॉप का अधिकारी, वो भी एंटी करप्शन में पकड़ा गया, रिश्वत लेने के मामले के अंदर, आवाज आ रही है आपको, रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा गया, सस्पेंड हो गया, आज भी अभी वो सस्पेंड ही है। वहाँ एक महिला के साथ उसने एक अश्लीलता करने की कोशिश की थी नौकरी पे रहते हुए, तो उस महिला ने उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की हुई थी। हमारे 4 साथियों ने वहाँ पर उस महिला की शिकायत के ऊपर गवाह बनने के दस्तखत किए हुए थे। तो वो जो अधिकारी सस्पेंड हुआ, तो कुछ अर्से बाद में 2 महीने बाद आकर के सीएमडी, देखो साहब मुझे तो गलत फंसा दिया, और ये लोग हैं और मेरे को फंसाना चाहते, कोई कागज नहीं कोई कुछ नहीं, और खाली उसको कहने से और उसको सस्पेंड कर, इनको 4 लोगों को उनको ट्रांसफर कर दिए बाहर, अलग अलग जगहों के ऊपर ट्रांसफर कर दिए। हालांकि हाई कोर्ट से स्टे मिल करके वापस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो उस अधिकारी को भ्रष्टाचार में पनाह देने की कोशिश थी या नहीं थी अधिकारियों पर, तो उसको पनाह दे रहे और कर्मचारियों पर डंडा चलाने की कोशिश की। अब भाई जब इतनी बात करते हो तो खेतरी का एक चीफ मैनेजर रिटायर होने वाला था, मकान बना रहा था, और मकान बनाने के लिए उसको सामान ले जाने के लिए रोडवेज की बोलेरो भी ली। अरे इतना पैसा कमा रखा था, उसका भी किराया नहीं देंगे, वो भी रोडवेज की गाड़ी में सामान लेके जाएंगे। तो बोलेरो के अंदर जो चेकिंग के लिए काम आती है बोलेरो, उसके जगह उसमें सामान भर के ले जा रहे। हाँ टाइल थी, और वीडियो बन गया उसका, लोग उस्ताद वीडियो भी बना लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे होंगे, मुझे क्या पता कर ही लेंगे, होशियार होते हैं लोग बात। तो वो वीडियो वायरल हुआ ग्रुप के अंदर कि भाई इस पर कार्रवाई करो। उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वो रिटायर हो गया, आराम से रिटायर कर दिया उसको, रिटायर होकर चला गया। इसके ठीक विपरीत एक घटना और वीडियो की, धौलपुर में आजकल गाड़ियों के काम तो हो नहीं पाते, आप जानते हो, या तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो सामान नहीं है, गाड़ियों के काम हो नहीं पाते हैं। तो धौलपुर के अंदर एक गाड़ी का आगे जो फर्श होता है, 2 जगह से फर्श टूटा हुआ था। एक जगह तो ऐसा जहाँ से पैसेंजर चढ़ता है सीढ़ियों से, आगे जाते इतना बड़ा छेद, अगर ध्यान नहीं पड़े तो पैर घुस जाए, आगे पीछे सीट के अंदर इतना बड़ा छेद। तो ड्राइवर ने कहा होगा, अरे भाई काम करो, कैसे लेके जाओ, जनता मेरे को गालियाँ देती है, पैसेंजर मेरे को गालियाँ देते हैं, उसकी नहीं सुनी,
तो उसको उसने एक वीडियो बना करके ग्रुप में डाल दिया, भाई ये हालत है, हमको ऐसी कंडीशन में काम करना पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन में काम करना पड़ रहा है, 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी दे, ऐसी खटारा गाड़ी लेके जाएं, पैसेंजरों की गालियाँ खानी पड़ती हैं, होल में सुनने पड़ते हैं। तो उस वीडियो आधार पर उस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया, इसने वीडियो बना के क्यों डाल दिया, और एमओ को भी सस्पेंड कर दिया। हमारा उस वक्त भी मानना था, आज भी मानना है, दोनों को ही सस्पेंड नहीं करना चाहिए। पहले तो ये पता करना चाहिए था भाई गाड़ी का काम क्यों नहीं हुआ, सामान नहीं था, ये नहीं था, तो किसी को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये लगता कि भाई वाकई के अंदर एमओ की जिम्मेदारी है, वर्कशॉप चलती है, तो एमओ के खिलाफ है, ड्राइवर का क्या दोष था? तो एमओ को तो अधिकारी को तो कर दिया बहाल 4 दिन बाद, और वो ड्राइवर आज भी सस्पेंड पड़ा हुआ है। ऐसे उदाहरण पूरे राजस्थान में और कई जगह देखने को मिल जाएंगे, एक एक जगह के उदाहरण। तो क्या हालत है कि मजदूरों पर डंडा चलाया जा रहा है और अधिकारियों को उनके भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। तो हमें पता नहीं भाई, आप एक तरफ अपने आप को ईमानदारी का दावा करते, हम भी आपको बेईमान नहीं कह रहे कि आप भ्रष्ट हैं, पर ये घटनाएं क्या साबित करती है? इन घटनाओं से क्या साबित होता है कि जब आप भ्रष्ट अधिकारियों को अगर संरक्षण दे रहे हैं तो क्या कारण है इसके, क्या कारण है इसके पीछे? ये एक सोचने की तरह की बात है। अब मैं कुछ सवालों पर आता हूँ आपको। सेवानिवृत्त का कई तरह के भुगतान बकाया भी तैयार भी नहीं कर रहे। एसोसिएशन आए दिन कार्यक्रम करती रहती है, ज्ञापन देती रहती है। आपका आज वो भी रैली करने वाले, लेकिन तो स्किप करके अब कल 5 दिवस वो मना रहे, आप लोग बनाओगे 5 दिवस, जब भी लोग हैं। अब यह 2 तरह के कर्मचारी रोडवेज के अंदर, 2 तरह के कर्मचारी है। एक वो जिन्हें सर्विस रेगुलेशन के तहत शासित किया जाता है। आप जानते कि, सुनना मेरी बात को, तो सर्विस रेगुलेशन के तहत कौन लोग आते हैं? ये दफ्तर में काम करने वाले लोग, डिपो के दफ्तरों में काम करने वाले लोग, हमारे पदाधिकारी जी। भाई बुरा मत मानना, मैं दफ्तर वालों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ कि वो दफ्तरों में काम करने वाले लोग, मंत्रालय कर्मचारी है, लेखा कर्मचारी है, स्टैटिस्टिक्स के पदाधिकारी लोग, वो उससे शासित होते हैं। और एक हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर में तो बहुत बड़ी संख्या आती है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, टेक्निकल कर्मचारी है, टीआई है, टीआई है, वो सारे क्या स्टैंडिंग ऑर्डर में आती है। दोनों में कितना फर्क है सुविधाओं में? सर्विस रेगुलेशन में काम करने वालों को ईएल एक साल में कितनी मिलती है? 30 मिलती है। और आप स्टैंडिंग ऑर्डर वालों को कितनी मिलती है? 18, 12 का फर्क है। हम कह रहे 12 का फर्क खत्म करो, बहुत समय से कहते आ रहे, ऐसा नहीं कोई इनको कहा, कोई सुनता ही नहीं, इनको कह रहे ये भी नहीं सुन रहे। तो एक सवाल ये, दूसरा और सवाल कि छुट्टियां कितनी मिलती है? सर्विस रेगुलेशन में काम करने वालों को 1 साल की दूसरी छुट्टी का हिसाब निकालो कैलेंडर के हिसाब से, तो देखो करीब 40 के आसपास छुट्टी बैठती है। किसी साल में कम, किसी में ज़्यादा, एवरेज अगर निकालो 40 के आसपास छुट्टी बैठती है। उनको 2 आरएच मिलते हैं और 2 उनको जिला कलेक्टर जो छुट्टियाँ घोषित करता है वो मिलते हैं। और कोई बड़ा नेता मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसके शोक में जो छुट्टियाँ होती है वो भी उनको मिलती है। हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर वालों को कितनी छुट्टी मिलती है? उनको 40, इनको केवल 7 छुट्टी मिलती है स्टैंडिंग ऑर्डर वालों को। और 2 छुट्टी, एक 22 दिवस की घोषित हो जाती है और एक हो जाती है वो अपना कौन सा है, विश्वकर्मा दिवस की। तो 7 और 2 छुट्टी मिलती है, उनको 40 और इनको लो। हम कह रहे भाई इनकी तुम 40 अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एक साथ 40 छुट्टी नहीं बढ़ पाएगी, मान ली हमने, पर इनकी आरएच 2 तो कर दो एक की जगह। अभी एक देते हो 2 आरएच कर दो, जिला कलेक्टर करता है वो 2 छुट्टी, तो 3 छुट्टी तो उनकी ये बढ़ जाएगी। और दूसरी ये छुट्टी 7 और 2 मिल रही है, उसको मिला के कम से कम 15 कर दो। इतना करके आगे तो बढ़ो, वो भी करने खर्चा बढ़ जाएगा, तो इनके करने के लिए खर्चा। अभी आज एक साथी ने एक खबर डाली व्हाट्सएप के ऊपर कि साहब देखो ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे एक साथी ने, बीकानेर के एक साथी वर्कशॉप वाले ने लिखा, साहब इस प्रदर्शन में एक सवाल तो खड़ा करना, हमको दफ्तरों के अंदर टॉयलेट जाने को टॉयलेट नहीं है। उनको दफ्तर में वर्कशॉप के अंदर उनको बाहर सड़कों पर जाना पड़ता है टॉयलेट। महिलाएं काम करती हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, ये हालत है। तो ये बात कि मुझे समझ में आई कि कई जगह पिछले दिनों में देखा, कई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, कर्मचारी चंदा इकट्ठा करके या तो मशीन लगा रहे या घड़े रखवा के प्याऊ लगा रहे, वो ऐसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कई जगह ये अपने चंदे से इकट्ठा कर करके व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो एक तरफ तो फील्ड में काम करने वाले वो लोग जो ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक, जिनकी बदौलत ये रोडवेज चल रही है, ये रोडवेज इनकी बदौलत चल रही है। दफ्तर में काम करने वालों का महत्व है, अधिकारियों का महत्व अपनी जगह है, पर रोडवेज का संचालन करना उनके बस की बात नहीं है। तो ये जो महत्व है इनका संचालन करने का, इनको हर तरह की तकलीफ हो रही है।
और जहाँ इस हेड ऑफिस के अंदर आए दिन नए नए कलर होते रहते हैं। नया सीएमडी आएगा, उसका चैम्बर बदलना है, इसमें ये सुविधा कर दो, इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो, और नीचे लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। ऐसे हालात में आज काम करना पड़ रहा है, ऐसे हालात के अंदर यूनियन को चलाना पड़ रहा है। तो साथियों, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, अभी थोड़ी मौसम की मेहरबानी हो गई है, फिर आप कहोगे ज़्यादा धूप हो गई। हमारे और नेता भी आए हैं क्योंकि यूनियन एटक से एफिलेटेड है, आप जानते हो, और एटक का मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान का, पर मैं यहाँ तो आपके घर का आदमी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हमारे एटक के जनरल सेक्रेटरी कुणाल रावत आए, ये एडवोकेट भी हैं, एटक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये भी पहले एटक के जनरल सेक्रेटरी है, ये भी आपको संबोधित करेंगे, बताएंगे करके। तो ये मैं अपनी बात समाप्त कर, तो इस सवालों को लेकर आज प्रदर्शन किया है। तो इस प्रदर्शन में आप लोग आए, आपको एक बार बहुत फिर आपका आभार और आपका अभिनंदन। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाने को तैयार हो या नहीं हो? दिल से कह रहे हो? डरोगे तो नहीं? और किसी का ट्रांसफर होगा, घबराओगे तो नहीं? बिल्कुल साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए साथियों को, पुराने तो थे, नए बच्चे नहीं रोडवेज में लिखते दिखते रहे होंगे। बहुत विक्टिमाइजेशन हमने देखे। एक एमडी कोरानी साहब आए थे, और ये तो 3 ट्रांसफर है, उन्होंने तो हर ब्रांच से छाट के, एक ब्रांच से 6 7 लोगों को छाट के, अब कितने डिपो है रोडवेज में? तो एक ब्रांच से 5 6 लोगों को छाटा होगा, सैकड़ों की तादाद में दूर ट्रांसफर कर दिए थे एटक को खत्म करने के लिए, किंतु एटक को खत्म नहीं कर पाए। एटक और मजबूती से ऊपर करके आई। नारे लगवाना चाहता हूँ, जोरदार तरीके से मुट्ठी आसमान में ले जाके नारे लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, साथ जिएंगे, सीएमडी होश में आओ, सीएमडी होश में आओ।